हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, जीलस। अब आपको इस जीलस वर्ड का एंटोनिम बताना है। ओके, सेंटेंस इज ही इज जीलस ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। कहता है जब प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेजेस थी तब वो जीलस बिहेव करता था। ओके, अब मुझे बताइए जीलस का एंटोनिम क्या बनेगा। ओके, आपके पास 4 ऑप्शंस है। एब्सेंट माइंडेड, बी इज डिस्ट्रॉट, सी इज इनअटेंटिव एंड डी इज इनडिफरेंट। सो डू फास्ट, टेल मी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जीलस। देखिए आज के जो क्वेश्चंस है उसमें काफ़ी ऑप्शंस होंगे जो नियर नियर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल पास पास होंगे। आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में से कन्फ्यूजन है या इन तीनों में से कन्फ्यूजन है। ओके, तो देखते हैं कौन सही बता पाता है। तो जल्दी से मुझे बताइए, A, B, C या फिर D। यस, टेल मी, A, B, C या D। एंड जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड टेल मी A, B, C या D क्या बनेगा जीलस का एंटोनिम। यस, एब्सेंट माइंडेड, डिस्ट्रॉट, इनअटेंटिव, इनडिफरेंट। एंड जो कल की वीडियो थी, जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो हैं पूनम के। ओके, सो गुड लक पूनम, आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं कल वाली वीडियो में। एंड आपने आंसर भी दिया था कि जो हमने आपसे वर्ड पूछा था गुरिल्लाज का मीनिंग क्या होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जीलस का एंटोनिम क्या होगा। यस, A, B, C या D। देखिए जीलस का मतलब क्या होता है, विद फुल एंथुजियाज्म, उत्साही होना, एनर्जेटिक होना। कहता है कि इनिशियल स्टेज में तो वो एनर्जेटिक होता है। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो जीलस का एंटोनिम क्या बनेगा, इनडिफरेंट होना। देखिए एब्सेंट माइंडेड ठीक है हम बोल सकते हैं, लेकिन जीलस मीन्स जिसमें एंथुजियाज्म है, जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। और डिफरेंट होना मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होना। तो अगर हम पूरा एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो डी इसका एंटोनिम बनेगा, क्योंकि इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना। ओके, इनअटेंटिव मीन्स ध्यान ना देना। डिस्ट्रोट का मतलब क्या होता है, अपसेट होना। एब्सेंट माइंडेड मतलब माइंड एब्सेंट है, लेकिन जब इंटरेस्ट की कमी है ना तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनडिफरेंट। ओके, सो जीलस का एंटोनिम क्या बनेगा, इनडिफरेंट। समझ गए। इस तरह से आपको एग्जैक्ट मीनिंग पे जाना है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा वर्ड है, फस्टिडियस। ही हैज़ ऑलवेज बीन फस्टिडियस वाइल एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट। कहता है जब भी वो आंसर स्क्रिप्ट को एग्जामिन करता है वो हमेशा फस्टिडियस बिहेव करता है। अब आप लोग फस्टिडियस का एंटोनिम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। A इज एमिएबल, B इज डिस्क्रिमिनेटिंग, C इज क्रिटिकल, D इज जुडिशियस। यस, टेक योर टाइम एंड टेल मी A, B, C या D क्या बनेगा फस्टिडियस का एंटोनिम। यस, बताइए क्या बनेगा, A, B, C या D। डू फास्ट, A, B, C या D क्या बनेगा फस्टिडियस का एंटोनिम। एमिएबल, डिस्क्रिमिनेटिंग, क्रिटिकल, जुडिशियस। यस, डू फास्ट एंड टेल मी फस्टिडियस का एंटोनिम क्या बनेगा। अभी जल्दी कीजिए, बताइए। वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए फस्टिडियस क्या होता है, फस्टिडियस मतलब जिसे जो अपनी पसंद का बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयरफुली कोई काम करता है, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल है। चूजी आप बोल सकते हो, बहुत चूजी, अपनी मतलब सिलेक्शन बहुत ज़्यादा देखता है कि मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा, वो चीज़ वैसे करूँगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जिसको चीज़ें चाहिए। या फिर फिनिकी भी इसका सिनोनिम बोल सकते हैं ना, यानी जो हर बात से जल्दी से एग्री नहीं होता, फस्टिडियस है। ओके, अब ऑप्शंस की बात करें। जुडिशियस मतलब गुड जजमेंट वाला पर्सन नहीं बनेगा। क्रिटिकल तो वैसे कुछ नहीं बन रहा। डिस्क्रिमिनेटिंग क्या होता है, जो काफ़ी डिफरेंशियल पर्सन है, मतलब वो चीज़ों को चूज करता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, मतलब बहुत डिफरेंशियल पर्सन है, सिलेक्शन बहुत लेता है, तो वो तो फस्टिडियस का सिनोनिम हो गया। और एमिएबल कौन होता है, एमिएबल होता है जो एग्री कर जाता है, एग्रीएबल है, जल्दी से बात को मान जाता है, फ्रेंडली है, ठीक है, फस्टिडियस नहीं है। फस्टिडियस का एंटोनिम है एमिएबल है, क्योंकि वो फ्रेंडली है, ज़्यादा चूजी या ज़्यादा फिनिकी नहीं है। ओके, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अंडरस्टूड। चलिए थर्ड क्वेश्चन। ही ग्लैंस थ्रू द लेटर परफंक्टरली। ओके, अब मुझे आप परफंक्टरली का मीनिंग बताइए, इसका एंटोनिम बताइए क्या बनेगा। कहता है कि उसने लेटर को पढ़ा किस तरह से, ठीक है। अब इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में ऑप्शन है आपके पास, नाइसली, सेरेमोनियसली, केयरफुली,
पर्टिकुलरली बताइए, परफंक्टरली का मीनिंग का एंटोनिम क्या बनेगा? यस, ए बी सी या डी? डू फास्ट, यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स। यस, हरी अप, बताइए परफंक्टरली का एंटोनिम क्या बनेगा? ए बी सी या डी? देखिए, परफंक्टरली का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम बिना ध्यान दिए, बिना कंसर्न के, बिना टेंशन लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं परफंक्टरली। ओके, अनकंसर्न्ड होना किसी चीज़ के लिए। ओके, अनकंसर्न्ड होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं, कोई अगर हम कोई काम बिना एनर्जी के करते हैं, यानी विदाउट एनी एनर्जी, बिना एनर्जी के कैजुअली कोई काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं परफंक्टरली। ओके, नाइसली मतलब अच्छा है, सेरेमोनियसली मतलब किसी सेरेमनी पे, केयरफुली मतलब ध्यान से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी कंसर्न के साथ, उसको हम बोलते हैं केयरफुली। एंड बिना कंसर्न के परफंक्टरली। ओके, सो परफंक्टरली का एंटोनिम क्या बनेगा? सी, केयरफुली। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई मुझे अपने मार्क्स काउंट करते जाना, मुझे ज़रूर बताना कि आपके वोकैब एंड कॉमन एरर, ओके, इन्हें मिलाकर आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। ओके, और मंडे से फिर आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज़ की नीड है। ओके, अब आगे आपको क्या टॉपिक करवाया जाए, आगे के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाना। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका फीडबैक होगा उस अकॉर्डिंग आपको मंडे को क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Yes, next is however hard you may try to mitigate his problems, you will not succeed। क्या तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसकी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने की, तुम सक्सीड नहीं हो सकते। अब आपको मिटिगेट का एंटोनिम बताना है, मैंने आपको ट्रिक से याद करवा रखा है मिटिगेट बहुत अच्छे से। अब मुझे बताइए कि मिटिगेट का एंटोनिम क्या होगा? ऑगमेंट, इंक्रीज, एक्सपेंड, एनलार्ज। लेकिन ये क्या, ये तो सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। तो अब देखते हैं कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मिटिगेट का एंटोनिम क्या बनेगा। ओके, सारे ऑप्शन ही मिटिगेट के एंटोनिम है। मैं आपको बता देती हूँ मिटिगेट का मीनिंग क्या है। हमने कैसे याद किया था? मिट्टी ज़्यादा आ रही है, गेट बंद कर दो, ताकि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी चीज़ को लेस पेनफुल बनाना, कम पेनफुल बनाना, कम सीवर बनाना, कम करना, उसे हम बोलते हैं मिटिगेट। टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, लेस सीवर। ओके, अब सभी का मतलब है ऑगमेंट भी इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब इंक्रीज, एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज करना होता है, एनलार्ज का मतलब इंक्रीज करना होता है। अब मुझे बताइए सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ऑगमेंट, इंक्रीज, एक्सपेंड या एनलार्ज? यस, देखते हैं आज कौन सही बता पाता है। बताइए ए बी सी या फिर डी? हरी अप, ए बी सी या डी क्या बनेगा? एंड फिर से आपको कहना है भी, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अगर इससे आप कुछ सीख पाते हैं, तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए बिना भूले। ओके, आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है। एंड मुझे बताइए क्या बनेगा इस सेंटेंस में, ए बी सी या डी? प्रॉब्लम्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? देखिए, एक्सपेंड करना, एनलार्ज करना, ऑगमेंट करना, इन सब का मीनिंग क्या है? टू इंक्रीज इन साइज, किस चीज़ का साइज इंक्रीज करना। अब प्रॉब्लम्स का साइज इंक्रीज करने की तो बात नहीं होगी, नॉर्मल इंक्रीज करने की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, हम बी यूज़ करेंगे, इंक्रीज करना। मिटिगेट का एंटोनिम क्या बन जाएगा? इंक्रीज। वैसे ऑगमेंट, एक्सपेंड, एनलार्ज सारे ही मिटिगेट के एंटोनिम्स है, लेकिन जो नॉर्मली वो होते हैं किसी चीज़ के साइज इंक्रीज करने के लिए। अब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करना, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमेक्यूलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब इमेक्यूलेट का आपको एंटोनिम बताना है। कहता है कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है, जिसका उसका इमेक्यूलेट राइटिंग स्टाइल है, उसको नोट करना, उसको उस पर ध्यान देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए इमेक्यूलेट का एंटोनिम क्या बनेगा? ए इज़ स्टेन्ड, बी इज़ अनइवन, सी इज़ इम्प्योर, डी इज़ फ्लॉड। यस, टेल मी, ए बी सी या डी क्या बनेगा? बताइए इमेक्यूलेट का एंटोनिम क्या बनेगा? यस, टू फास्ट। इमेक्यूलेट किसे कहते हैं? इमेक्यूलेट ए बी सी या डी? कंफ्यूजन हो रही है? चलिए देखिए मैं बताती हूँ। देखिए इमेक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखें। इमेक्यूलेट का मतलब होता है फ्लॉलेस, बिल्कुल क्लीन, प्योर,
ठीक है, साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छे से, बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के, उसको हम बोलते हैं इमैक्यूलेट। बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छे से लर्न कर लेना। इमैक्यूलेट मीन्स फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, बिना किसी गलती के, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल प्योर, ठीक है, बिल्कुल वर्जिन होना। अब इसका एंटोनिम की बात करें, स्टेन्ड का मतलब, सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं। स्टेन्ड मतलब जिस पे धब्बा लगा हो। अनइवन का मतलब भी क्या आता है, जो चीज़ फ्लैट नहीं है ना, अनइवन है। इम्प्योर का मतलब भी जो चीज़ प्योर नहीं है। फ्लॉड का मतलब भी जिसमें कोई ना कोई गलती है। लेकिन अब राइटिंग स्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करें, जिस पे धब्बा लगा हुआ है, नो। जो फ्लैट नहीं है, नो। जो प्योर नहीं है, नो। जो फ्लॉड, जिसमें कोई गलती हो, ठीक है, सॉरी, स्टेन मतलब जिसमें कोई धब्बा है, अनइवन जो फ्लैट है, इम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है, और फ्लॉड मतलब जिसमें कोई ना कोई गलती है। ओके, वैसे इमैक्युलेट के चारों एंटोनिम्स होंगी। ओके, स्टेन्ड का मतलब भी जो चीज़ प्योर नहीं है, जिसपे कोई ना कोई धब्बा है। अनइवन भी मतलब जो चीज़ फ्लैट नहीं है। इम्प्योर का मतलब तो जो चीज़ प्योर है ही नहीं। फ्लॉड मतलब जिसमें कोई ना कोई गलती है। सारे के सारे एंटोनिम है, लेकिन राइटिंग स्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लॉड। ओके, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छे हैं ना आज के वर्ड्स, काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, कंफ्यूजिंग नहीं कह सकते, मीन्स टाइम टेकिंग भी बोल सकते हो, और आप थोड़ा सा आपकी कंसर्न लेने वाले क्वेश्चंस थे, यानी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना था कि इसका एंटोनिम तो ठीक है चारों है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कौन सा वर्ड है फिट बैठ रहा है, ये आपको देखना था। ओके, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यस, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज होल्ड ऑन। क्या है, होल्ड ऑन। अब आप सभी को होल्ड का मीनिंग तो पता है, पकड़ना। होल्ड का मीनिंग क्या होता है, पकड़ना। अब होल्ड ऑन करना क्या होता है, यस बताइए। होल्ड ऑन करना क्या होता है, किसी को पता है तो मुझे जल्दी से बताइए। होल्ड ऑन, यस, जो फास्ट, होल्ड ऑन। देखिए, होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ को सहना, होल्ड ऑन। किसी को बोलते हैं ना होल्ड ऑन, बी पेशेंट, है ना, पेशेंस रखो, होल्ड ऑन, कोई बात नहीं, बी काम, यानी सहो किसी चीज़ को, बियर करो, परसिस्ट करो। ओके, सेंटेंस देखिए, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही हेल्ड ऑन। होल्ड भी सेकंड फॉर्म है, ही हेल्ड ऑन एंड सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन। कहता फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता। ओके, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद वो डटा रहा, सहता गया, और लास्ट में वो क्या हो गया, सक्सीड हो गया। इन द लॉन्ग रन एक ईडियम होती है जिसका मीनिंग होता है इवेंचुअली, अंत में, लास्ट में। ओके, समझ गए हैं, काफ़ी चीज़ें हम सीखी हैं इस चीज़ से। होल्ड ऑन मीन्स बियर करना, परसिस्ट करना, सहना। इन स्पाइट के साथ में हम ऑफ यूज़ करते हैं। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है, एंड इन द लॉन्ग रन का मीनिंग होता है अंत में, अल्टीमेटली। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज होल्ड ओवर। क्या है, होल्ड ओवर। अब बताइए मुझे होल्ड ओवर का मीनिंग क्या बनेगा। यस, डू फास्ट, होल्ड ओवर का मीनिंग क्या होता है बताइए। होल्ड ओवर किसे कहेंगी, देखिए इसकी ट्रिक आप मुझे बताइएगा, अगर आपको कुछ अच्छे से ट्रिक बन पाती है तो। होल्ड ओवर का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ को पोस्टपोन करना, होल्ड करके रखना, ठीक है, फॉर ओवर अ टाइम। ऐसे याद कर लो, होल्ड ओवर मतलब ओवर अ टाइम, किस चीज़ को होल्ड कर लिया, यानी पोस्टपोन कर लिया, लटका के रखना। ओके, सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन तक कई बिल्स को पोस्टपोन करके रखा गया। ओके, पोस्टपोन करना मीन्स एक टाइम तक, ओवर अ टाइम, एक टाइम तक किसी चीज़ को होल्ड करना। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज होल्ड अप। क्या है, होल्ड अप। अच्छा, अब होल्ड अप का मीनिंग बताइए क्या बनेगा। यस, होल्ड अप का मीनिंग क्या बनेगा, डू फास्ट। भाई फिर से आपको कह रहे हैं, ये जो आपकी डेली बेसिस पे 5 to 6 फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से फ्रेजल वर्ब्स थोड़ी सी इंक्रीज़ करवा दें, थोड़ी बढ़ा दें। तो जो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं डेली बेसिस पे आप इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे लर्न कर लेंगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, सो क्लास एक तो बिल्कुल टाइम पे शुरू कीजिए, राइट 9 PM, एंड डेली बेसिस पे क्लास का जो मैटर होता है उसे लर्न कीजिए। ओके, चलिए बताइए होल्ड अप का मीनिंग। देखिए, होल्ड अप करना क्या होता है, किस चीज़ को रोक के रखना, होल्ड अप, ठीक है, किस चीज़ को रोकना, या फिर इसके लिए हम होल्ड आउट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड अप किस चीज़ को रोकना, पकड़ के रखना,
होल्ड आउट करना, किसी चीज़ को कहीं आने से रोकना, स्टॉप करना रोकना, प्रिवेंट करना रोकना, रेसिस्ट रोकना, विद होल्ड करना यानी किसी चीज़ को थाम के रखना, पकड़ के रखना। अंडरस्टूड। सेंटेंस देखिए, द टेररिस्ट हेल्ड अप द मोटर कार एंड केप्ट द लेडीज एज होस्टेज। टेररिस्ट ने मोटर कार को रोक के रखा, अपने पास रखा, कब्जे में रखा, एंड केप्ट द लेडीज एज होस्टेज। ओके, यानी हेल्ड अप करना है, होल्ड अप करना मीन्स किसी को अपने कब्जे में रखना, स्टॉप करके रखना, रोक लेना, उनके ऊपर नज़र नहीं कह सकते, उनको मतलब अपनी उसमें गिरफ्त में रखना। ओके, उसे बोलते हैं होल्ड अप, रोकना किस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट इज जंप एट। क्या है? जंप एट। बहुत इजी फ्रेजल वर्ब है, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगी। बताइए अगर किसी को मीनिंग पता है जंप एट का, फिर मैं आपको बताती हूँ जंप एट का मीनिंग क्या होता है। ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा या नॉर्मली आप करते भी हो इस चीज़ को, तो जंप एट। बताइए, देखिए कैसे याद करें। जंप एट, किस चीज़ पे जंप करना। अब आपको, आप ऐसे देखिए, मान लो ये बेड पे आप बैठे हो, ठीक है, ये बेड है आपका, एक सेकेंड, यस, ठीक है, ये आपका बेड है, यहाँ पे आप बैठे हो। अब ये दिख तो ऐसा रहा लेटे हुए लेकिन बैठे हुए हो, ठीक है, मान लो ऐसे। अब मान लो आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप क्या करोगे? उसी टाइम बेड पे जंप करोगे, बेड पे जंप करोगे। एट मतलब किसी प्लेस पे जंप करोगे, यानी खुशी के मारे उछल जाओगे, खुशी के मारे कोई स्टेप लोगे, है ना। तो जंप एट मीन्स एक्सेप्ट हैप्पीली, खुशी खुशी किस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ओके, सेंटेंस देखिए, ही जंप एट द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब अब्रॉड। जब उसके बॉस ने उसको ऑफर किया कि तू बाहर जाके जॉब कर, दूसरे देश में जाके जॉब कर, तो उसने उस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जंप एट, उस ऑफर पे जंप करके उस पर उसको पकड़ लिया, उस ऑफर को, यानी एक्सेप्ट कर लिया उसको खुशी खुशी। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जंप टू। यस, बताइए जंप टू का मीनिंग क्या बनेगा। आप बोलते हैं ना जंप टू अ, क्या बोलते हो? जंप टू अ, उसी से इसका मीनिंग बनेगा जंप टू अ। यस, बताइए जंप टू का मीनिंग क्या बनेगा। आप बोलते हैं ना जंप टू अ कंक्लूजन, है ना, तो यानी एक कंक्लूजन पे कूद के पहुंच जाना, बिना सोचे समझे किसी डिसीजन को लेना, उसे बोलते हैं जंप टू। यानी जंप टू मीन्स अराइव सडनली, बिना मतलब जल्दी से सडनली किस चीज़ पे पहुंच पाना, किसी कंक्लूजन पे। सेंटेंस है कि यू शुड नेवर जंप टू कंक्लूजन। तुम्हें कंक्लूजन पे, तुम्हें डिसीजन जल्दी जल्दी में नहीं लेने चाहिए। तो जंप टू मतलब किसी कंक्लूजन पे जंप करना। ओके, इसे ऐसे याद करना, जंप टू अ कंक्लूजन, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, यानी किसी कंक्लूजन पे बिना सोचे समझे पहुंच जाना। ओके, चलिए ये होगी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम यू बाय अ कार। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार क्लास में करवा चुकी हूँ ये वाले क्वेश्चंस को। तो मुझे बताइए, इट इज़ हाई टाइम यू बाय अ कार, किस पार्ट में एरर होगी या फिर कोई एरर नहीं है? चेक कीजिए, ए बी सी या फिर डी। यस, आपके पास इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड्स है, बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बताइए मुझे, इट इज़ हाई टाइम यू बाय अ कार। यस, ए बी सी या डी? वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको पता है जब भी इट इज़ हाई टाइम होता है, इट इज़ द टाइम होता है ना, तब हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यू बाय अ कार नहीं होगा, यू बॉट अ कार होगा। ठीक है, काफ़ी बार इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, टेंस के जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है उसमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रामर के पोर्शन में आपको टेंस की वीडियो मिल जाएगी। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, अब लेकर आते हैं कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। यस, द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स won him the election but he has still to prove that he is not a just pretty face। कहता प्राइम मिनिस्टर के गुड लुक ने उसको जिता तो दिया इलेक्शन में, लेकिन अभी भी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास सिर्फ एक प्रिटी फेस ही नहीं है, बल्कि मतलब कुछ अच्छा माइंड भी है या कुछ अच्छी उसकी जो भी है उसकी योजनाएं वगैरह भी हैं। तो बताइए किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी, या फिर कोई एरर नहीं है? बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा?
द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स वॉन हिम द इलेक्शन बट ही हैज स्टिल टू प्रूव, लेकिन उसे अभी भी प्रूव करना है दैट ही इज नॉट अ जस्ट प्रिटी फेस। यस बताइए। देखिए एरर विल बी इन सी पार्ट। द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स, ठीक है, वॉन हिम जिता दिया उसे, द इलेक्शन इलेक्शन जिता दिए, बट अभी लेकिन ही हैज स्टिल टू प्रूव, उसे अभी भी प्रूव करना है क्या, कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रिटी फेस ही नहीं है बल्कि अच्छी थिंकिंग भी है। तो नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, ठीक है, ना कि नॉट अ जस्ट प्रिटी फेस, ये नहीं बोलेंगे एक सिर्फ प्रिटी फेस, सिर्फ एक सुंदर मुखड़ा ही नहीं है बल्कि अच्छी सोच भी है, ये बोलना पड़ेगा, है ना। यानी अ जस्ट प्रिटी फेस नहीं बनेगा, जब भी हमें यूज करना है कि यही नहीं है सिर्फ ये भी है, तो जस्ट अ, ना कि अ जस्ट। ओके, एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, तो इसे स्टार मार्क जरूर कर लेना, और अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन फाइंड कर पाता है। द टू बुक्स आर द सेम एक्सेप्ट for the fact that this has an answer in the back। कहता दोनों बुक सेम है, सिर्फ किस चीज के अगर डिफरेंस है तो क्या है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, फैक्ट ये है, जो डिफरेंस ये है वो ये है कि इसमें आंसर पीछे है। ओके, अब मुझे बताइए एरर किस पार्ट में होगी, या फिर कोई एरर नहीं होगी, ए बी सी या फिर डी। यस टेल मी, ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए, ए बी सी या फिर डी, हरी अप। ए बी सी या डी क्या बनेगा भाई, बताइए जल्दी से। द टू बुक्स आर द सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस हैज एन आंसर इन द बैक। देखिए एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। कैसे, आप क्या बोलते हो कि इस बुक्स के आंसर पीछे हैं, पीछे दे रखे हैं, तो इन द बैक पीछे में दे रखे हैं, पीछे दे रखे हैं, एट द बैक होता है, इन द बैक नहीं होता। ओके, द टू बुक्स आर द सेम, दोनों बुक सेम है, एक्सेप्ट किसके अलावा, फॉर द फैक्ट, इस फैक्ट के लिए, दैट एक्सेप्ट फॉर होता है, दैट दिस हैज एन आंसर, इसके जो आंसर है वो इन द बैक नहीं है, एट द बैक है, पीछे दे रखे हैं, एट द बैक है, इन द बैक नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। ओके, आज मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना, जितने भी पर्सन वीडियो को देख रहे हैं सभी पर्सन मुझे, सभी स्टूडेंट्स मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके 10 में से 2 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो फिर पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो आपको अपने मार्क्स डिस्क्लोज करने हैं, मुझे बताने हैं, कॉम्पिटिशन होगा तभी आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। I have not been to New York before and neither my sister। कहता है मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया एंड ना ही मेरी बहन। अब बताइए ए बी सी या फिर डी, किस पार्ट में एरर होगी। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, अगर आप पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस को देख लिया होगा। तो मुझे बताइए किस पार्ट में एरर होगी। यस, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, वेरी गुड, एरर विल बी इन सी पार्ट। देखिए कहता मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, मेरी बहन भी नहीं गई, लेकिन क्या सिस्टर के लिए हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं, सिस्टर के लिए क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, हैव का यूज़ तो हम कर ही नहीं सकते सिस्टर के लिए। आई के लिए हम हैव यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टर के साथ क्या आता है, हैज़। और जब भी नेगेटिव से स्टार्टिंग होती है तो इन्वर्जन होता है, तो क्या बनेगा, नाइदर हैज़ माई सिस्टर बीन, ना ही मेरी बहन गई। ओके, नाइदर हैज़ माई सिस्टर बीन, आप यहाँ पर इन्वर्जन करेंगे, और इन्वर्जन किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब भी आप हैव यूज़ नहीं कर सकते, क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ओके, क्योंकि सिस्टर सिंगुलर है उसके साथ हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक स्टिक्स आउट लाइक अ सॉर थंब अमंग द ऑल्ड बिल्डिंग्स इन द एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है, ए बी सी या फिर डी। यस बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी।
डू फास्ट। ABCD क्या बनेगा बताइए। Yes, the modern office block sticks out like a sore thumb among the old buildings in the area। एक idiom होती है sticks out like a sore thumb। अब मुझे बताइए इस idiom का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो अगर किसी को idiom पता है sticks out like a sore thumb, तो बताइए मुझे इस idiom का मीनिंग क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि एरर किस पार्ट में है या फिर कोई एरर नहीं है। बताइए ABCD क्या बनेगा और इस idiom का मीनिंग क्या बनेगा। यस, ABCD। देखिए सबसे पहले तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इडियम का मीनिंग क्या होता है। स्टिक्स आउट लाइक अ सॉर थंब, याद कर लेना। स्टिक आउट लाइक अ सॉर थंब का मीनिंग होता है डिफरेंट होना, सबसे सबसे अलग दिखना। ठीक है, जब आपको सबसे अलग नोटिस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफरेंट। कहता कि जो मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक है वो डिफरेंट था, किसमें से, सबसे, जितनी भी बिल्डिंग्स थी उस एरिया में उसमें से सबसे अलग था। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं थी, यानी नो एरर। ओके, अगर आपको एरर लगती तो इस पार्ट में लगती, लेकिन ये एक इडियम होती है स्टिक आउट लाइक अ सॉर थंब, मीन्स सबसे अलग होना, डिफरेंट होना। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर दीजिए इस वीडियो को, एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर करें, जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।